आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं जय कुमार जैन केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। वहीं के राजाजी नगर क्षेत्र में स्थित दिलीप अपैरल्स के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनके छोटे परिवार और खुशियों से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 साल की बेटी रिया और रिया से छोटा एक भाई भी था। जय कुमार जैन का टेक्सटाइल वाला बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जय कुमार जैन पूरी तरीके से पूरी कर देते थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन को देखकर वैसी ही जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पैसा नहीं होता, और जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती उस घर में रिश्तों के बीच बहुत ज्यादा कड़वाहट भर जाती है। लेकिन जय कुमार जैन के पास अच्छे रिश्ते के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वो खुद को काफी भाग्यशाली महसूस करते थे। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए ये कहावत बिल्कुल फिट थी, क्योंकि जय कुमार जैन और उनकी पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को और बेटे को दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि वो भी जिंदगी में खूब नाम कमाएं। शायद पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही भी थी, लेकिन जय कुमार जैन को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों ही लिखी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद ही इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ पुडुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहां जाना होता है। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पुडुचेरी जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन पत्नी और बेटे को कार में रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी को भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों के ट्रिप पर जाने के बाद घर काफी खाली खाली सा लगेगा। लेकिन उन्हें खुशी थी कि घर पर उनकी बेटी उनके साथ रहने वाली है। जय कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर ही सोया करते थे, लेकिन आज उनकी पत्नी पुडुचेरी जाने के कारण गिलास का दूध उनकी बेटी लेकर आती है। बेटी के हाथ में दूध का गिलास देखकर पिता को ऐसा लगा जैसे कि मानो पत्नी के घर में ना होने के बावजूद अब से मेरी बेटी भी घर को संभाल लिया करेगी। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बेटी रिया अपने पिता से दूध पीने को बोलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध के गिलास को छूकर उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं और अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है। वो दूध भरा गिलास पूरा उठाकर पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019, जब जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आकर देखा कि जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थीं, जिसे देखकर पड़ोसी भी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन लगाया और फायर ब्रिगेड वालों के मौके पर पहुंचने पर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसी डेड बॉडी पड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद यह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई है और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनके साथ घटी इस घटना को देखने दौड़कर चले आए। पुलिस भी लाश की शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करती है। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उनके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड वालों से उनका बयान लिया तो उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। लेकिन इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती जिसमें कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरीके से मर जाए।
फायर ब्रिगेड का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि जय कुमार जैन एक नामी बिजनेसमैन थे और उनकी मौत हुई थी। उनकी छानबीन के लिए वहां के सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था। और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीएसपी कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल की जानकारी लेने पर सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी ये लगता था कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने के कारण ही हुई है। लेकिन जब पुलिस की टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून न पहुंचने के कारण हुई थी। पुलिस के लिए यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन में ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया था, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने से झुलसने के कारण हुई थी? अब पुलिस को भी लगने लगा था कि जय कुमार जैन की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या है। किसी ने काफी चालाकी के साथ हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन और भी गहराई से शुरू कर देती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर पर गई तो वहां पर सोफे पर कुछ ब्लड के सैंपल और स्पॉट मिले थे, जो कि साफ किए गए थे। फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट पर जब पुलिस की नजर पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि जय कुमार जैन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। पुलिस को लोगों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता लगता है कि जय कुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक बहुत ही अच्छी सी छवि क्रिएट हो चुकी थी और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे, उसे सजा देना चाहते थे। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में ही रहने वाले प्रवीण नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। पुलिस को जब रिया और प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यह बेवकूफी भरी चीज लगती है। लेकिन पुलिस जय कुमार जैन से जुड़े हुए हर एक पहलू को बारीकी से टटोलना चाहती थी। इसलिए पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से भी पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में रिया के साथ प्रवीण भी इस बात के लिए हामी भरता है कि जब रिया के पिता के साथ ये दुर्घटना हुई थी तो वो रिया के साथ घर में ही था। पुलिस को अब तक भी ये बात एक मामूली प्रेम प्रसंग लग रही थी, लेकिन उसके तार जय कुमार जैन की मौत से जुड़े हो सकते थे। पुलिस इतना तो समझ ही चुकी थी कि जय कुमार जैन की हत्या में कहीं ना कहीं रिया और प्रवीण शामिल हैं। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही रिया और प्रवीण को अपनी हिरासत में ले लिया और उनकी फोन डिटेल्स और लोकेशन पता करने में लग गई। दोनों के फोन डिटेल्स से यही सबूत सामने हाथ लगते हैं, जिसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों के फोन डिटेल्स से ये देखकर चीजें क्लियर होती हैं। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जय कुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड प्रवीण शामिल था। पुलिस मौजूदा सबूत के तौर पर प्रवीण और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात पर अड़े थे कि ये हत्या उन्होंने नहीं की है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस ये जानती थी कि इन दोनों ने ही मिलकर हत्या को अंजाम दिया है, बस जरूरत थी उनको सच उगलवाने की। अब पुलिस अपनी पूछताछ का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में लेकर जाती है। क्योंकि रिया नाबालिग थी इसलिए उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन प्रवीण 19 साल का था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करती है। पुलिस के सख्ती के आगे प्रवीण डर जाता है और वो सच कबूल कर लेता है। साथ ही प्रवीण इस हत्याकांड में रिया का नाम भी पुलिस वालों को बता देता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वो भी टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस ने इस घटना में, इस केस में अपना पूरा समय देकर इसे महज 24 घंटों में ही सॉल्व कर लिया था और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और प्रवीण को इस हत्या का दोषी बताया गया। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में होगा ही कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। तो चलिए जानते हैं एक भले इंसान जय कुमार जैन को जान से मारने के पीछे की पूरी कहानी की सच्चाई क्या थी। जय कुमार जैन की बेटी रिया बेंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी।
रिया को प्यार करने वाला प्रवीण भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले कंपनी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कंपनी से निकाल दिया था। प्रवीण के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। प्रवीण के पिता ने उन सारे पैसों को अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा करा दिया था और उन पैसों से मिलने वाले ब्याज से अपने घर का खर्च चलाया करते थे। जब प्रवीण को यह बात पता चलती है कि रिया उसी के घर के आसपास से स्कूल आती है, तो उन दोनों में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन बात कुछ अजीब थी, क्योंकि प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। वहीं प्रवीण 10वीं पास करके शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल प्रवीण के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था। लेकिन फिर भी प्रवीण समय निकालकर रिया से मिलने चला जाया करता था, और जिस दिन मिलने का प्लान नहीं बन पाता था तो वो दोनों फोन पर ही बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया प्रवीण से फोन कॉल पर बात किया करती थी। पिता जय कुमार जैन अपनी बेटी के लंबे लंबे फोन कॉल्स से बहुत ज्यादा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जय कुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन लगातार फोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ, और जब उन्होंने रिया के फोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वो लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार है। इसके बाद जय कुमार जैन ने रिया को काफी हिदायतें दी और उन्हें बहुत अच्छे से समझाया भी, उस लड़के से दूर रहने को भी कहा। लेकिन पिता के मन में अपनी बेटी के लिए प्यार उसे कमजोर कर रहा था, इसलिए पिता ने रिया को आराम से भी समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन शायद रिया को अपनी जिंदगी में पिता की एडवाइस की अब कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए पिता की लाख समझाने के बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से छुप छुप कर मिला करती थी, फोन पर बात किया करती थी। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर एक मैच्योर लड़की की तरह था, इसलिए वो सुंदर भी दिखती थी। अक्सर उसकी सहेलियां भी उसकी तारीफ किया करती थीं। रिया को अपने परिवार का दबाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फैशन, मॉडलिंग और हॉट लुक वाले कपड़ों के बारे में बात किया करती थी। अब तक पिता को अपनी लाडली बेटी पर काफी गर्व हुआ करता था, लेकिन एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद पिता को अपनी परवरिश पर शक होने लगा। दरअसल वो घर से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर चली गई थी, और वहां जाकर उसने खूब सारी मस्ती की। उसने हॉट कपड़ों में मॉडलिंग की कंपटीशन में भाग लिया। ये बात केवल रिया की मां पूजा को ही पता थी, लेकिन बेटी के घर में न होने के कारण जय कुमार जैन जब पूछने लगे तो पूजा को भी मजबूर होकर बताना पड़ा कि रिया मुंबई गई है। जब रिया मुंबई से घर वापस लौटी तब जय कुमार जैन को काफी गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी की और उसका मोबाइल तक छीन लिया। दरअसल पिता को यही बात पता थी कि रिया अपनी सहेलियों के साथ मुंबई गई है, लेकिन जब जय कुमार जैन ने उसकी सहेलियों को फोन किया तब उसकी सहेली ने बताया कि रिया मेरे साथ नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। उसके बाद वो गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने अपनी बेटी रिया की पिटाई भी कर दी। अब रिया अपने बचपन के खिलौनों और मां बाप के प्यार को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, और अब उसे अपने मां बाप की सोच और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद भी रिया की सोच में ज्यादा बदलाव नहीं आया। मां बाप हमेशा अपनी बेटी रिया की फिक्र में डूबे रहते थे और उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाते थे। लेकिन रिया अपने माता पिता की सोच से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी। वो किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था। रिया पर पाबंदी लगने के बाद भी वो छुप छुप कर किसी न किसी मौके से साइबर कैफे से या किसी भी तरीके से प्रवीण से मिलने जाया करती थी। जब जय कुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल फोन छीन लिया तब प्रवीण ने उसे दोबारा नया मोबाइल लाकर दे दिया। अब रिया चोरी छिपे रात को प्रवीण से बातें करती थी, लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नजर बनाए हुए थे, और एक दिन रिया रात को फोन पर बात करते हुए पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर जय कुमार जैन उसे 2-3 थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं। लेकिन इस बार पिता के थप्पड़ और मोबाइल फोन छीनने वाली बात का रिया के दिल पर गहरा असर पड़ता है। अब वो अपने पिता से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है और आक्रोश भरी नजरों से उन्हें देखने लगती है। रिया पिता की इस हिदायत और रोक टोक से बिल्कुल परेशान हो गई थी। रिया ने अपनी सारी बातें प्रवीण से मिलकर बताईं और रोते हुए प्रवीण से कहने लगी
कि मैं अपने बाप से परेशान हो चुकी हूं, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब पिता ने उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी दिन से रिया ने अपने पिता को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब जय कुमार जैन की मौत से 1 महीने पहले से ही दोनों उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगे थे। लेकिन सही मौका नहीं मिलने के कारण उनका प्लान दिन ब दिन पोस्टपोन होते जा रहा था। वो दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारी वीडियो देखा करते थे। और कुछ वीडियो और फिल्में देखने के बाद दोनों ने जय कुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। और उन्हें जय कुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिल गया। रिया की मां और उसका छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में पुडुचेरी जाने वाले थे। जो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था, वही बेटी उसके पीछे पड़ चुकी थी मारने के लिए। वही बेटी अपने पिता की पीठ पीछे उसकी मौत की साजिश रच रही थी, और वो भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जब 17 अगस्त को जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर आए, तो उन्हें रिया का बदलाव थोड़ा अलग लगा। रिया काफी खुश थी और पिता से काफी अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। पिता को भी लगा शायद अब रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों ने साथ में खाना खाया, खूब सारी बातें की। खाना खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के मुताबिक दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दी। पिता अपनी बेटी की करतूत से अनजान दूध पीकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन रिया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि जय कुमार जैन पर कब नींद की गोलियों का असर शुरू होगा। थोड़ी ही देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों का डोज इतना हाई था कि शायद जय कुमार जैन मरी हुई लाश की तरह ही बेहोश हो चुके थे। पिता को बिस्तर पर अचेत पड़ा देख रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत प्रवीण को फोन करके अपने घर बुला लेती है। प्रवीण भी प्लान के मुताबिक अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर घर में आता है। इधर रिया ने भी अपने किचन से चाकू निकाला और दोनों ने जय कुमार जैन के शरीर के ऐसे बॉडी पार्ट पर हथियार से वार करना शुरू किया जिससे इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जय कुमार जैन ना तो विरोध कर सकते थे और ना ही अपना बचाव कर सकते थे। जय कुमार जैन दूध पीकर एक प्यारी सी नींद में सो चुके थे ताकि वो अगली सुबह उठकर सुबह का सूरज देख सकें। लेकिन शायद उनकी बेटी रिया को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही अपने पिता की हत्या को खौफनाक तरीके से अंजाम दिया। अपने पिता को मारने के बाद वहां की चादर, दीवारें और कमरे का जो फर्श था वो पूरी तरीके से खून में सन चुका था। दोनों ने जय कुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक लेकर गए और सबूत मिटाने के लिए दोनों ने फर्श और दीवार पर पड़े खून के छींटों को साफ कर दिया और चादर को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाने के लिए छत पर डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों के सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी जिसे ठिकाने लगाना आसान नहीं था। इसलिए 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकली और पेट्रोल से भरी 3 बोतलें लेकर घर वापस पहुंची और बाथरूम में मरे पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस घटना की कहानी को सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक बेटी अपने ही पिता को इतनी दर्दनाक मौत दे सकती है, लेकिन बेटी ने जो किया था वो शायद लोगों के मन में बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला था। खैर, जय कुमार जैन के शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के बाद जब माचिस की जलती हुई तिल्ली उनके शरीर पर जाकर टकराती है तो आग की ऐसी लपटें उठने लगती हैं जिसे देखकर जय कुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन करके आग लगने की खबर दी। इधर रिया और प्रवीण नाटक करना शुरू करते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर देते हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों और पुलिस को एक झूठी कहानी बयान के रूप में सुनाई जाती है, जिसमें रिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए। इस तरह दोनों ने हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दिया और कुछ समय के लिए पुलिस वालों को भी ऐसा ही लगने लगा था कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना है। लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आया और केवल कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो उसने वहां जाने से भी इनकार कर दिया, जिससे साफ साबित होता है कि रिया के मन में अपने पिता को मारने का कोई अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ प्रवीण के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।
प्रवीण ने भी अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जय कुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया है, क्योंकि बेटी के पकड़े जाने के बाद उसने मुझे धमकी दी थी, रिया से दूर रहने के लिए कहा था। साथ ही प्रवीण बताता है कि जय कुमार जैन हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसलिए अक्सर वो रिया को मारा करता था और ये बात प्रवीण को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अंत में प्रवीण ने रिया को अपने पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला लिया। इस तरह दोनों ने मिलकर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल की और रिया को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के साथ पेश किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद रिया को बाल सुधार कारावास भेज दिया गया। लेकिन प्रवीण बालिग था, उसकी उम्र 19 साल थी, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए प्रवीण को हत्या का आरोपी बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया। प्यार में पड़े दोनों ने एक भले इंसान की हत्या करने के लिए एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में जेल की रोटी लिखी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।